ओके। तो एसडीए के अंदर सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें की थी जिससे सीखने को कुछ चीज़ें मिलती हैं। लास्ट टाइम मैंने बातें की थी कि यार जितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो बनाओ वगैरह। अब मैं इस बार उल्टी बात करूँगा। आप जितना सिंपल बना सकते हो ना उतना सिंपल बनाओ। आप मिनिमल काम करो और बस आप ट्रांसलेट कर दो। आपके अक्सर सवालों में आपसे बस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा। पहले मैं कह रहा था कि यार यूज़ जनरलाइजेशन वेर एवर पॉसिबल वगैरह, वो उन चीज़ों को ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ लास्ट टाइम। उस वक्त याद ही आप सबको कि क्रिटिसिज्म वगैरह फीडबैक वगैरह कम मिला था, इस बार फिर भी ज़्यादा मिला। तो सीखने को ये मिला कि जितना सिंपल रखा जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा है। आपको कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं कि देखो मुझे ये नोटेशन भी आते हैं, मुझे ये भी आता है, कि मुझे पता ये भी पता है कि मैं इधर जनरलाइजेशन कर सकता हूँ। हाँ वहाँ पे वैलिड भी होगी लेकिन ज़रूरत नहीं है। मेरे काफ़ी सारी जगह पे यही मसला होगा कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस बनाता या बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लास बना देता। लाइक वो क्लास डिज़ाइन डायग्राम चाह रहे थे, मैं पूरी एनालिसिस डायग्राम विद मेथड्स उसके अंदर पूरी फ्लो। वो चाह रहे होते थे कि मैं सिंपल सी बस एक विजुअल रिलेशनशिप इस तरह से शो करूँ कि यार ये क्लास है एक, ठीक है, ये एक और साथ क्लास है। ओ भाई माउस को क्या हो गया? राइट, क्लास ये क्लास है और एक ये क्लास है, इनके बीच में कोई टर्नरी रिलेशनशिप है। मेरे माउस को पता नहीं अचानक से क्या हो गया। हाँ ये लाइक वो बस ये चाहते थे कि आप इस तरह से एक टर्नरी रिलेशनशिप शो कर दो, जबकि मैं एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्लो अपने मेथड्स के अंदर यहाँ पे जो कोई पढ़ता भी नहीं है उधर बना के बैठा हुआ था कि ये वाला एक लाइक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा होगा कि ये रिटर्न करेगा और इस तरह से करेगा वगैरह। लाइक जितना कम कॉम्प्लेक्स और जितना विजुअली सिंपल और कम्युनिकेटिव आप बना सकते हो ना उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहोगे। तो इन चीज़ों को दिमाग रखते हुए अब डिफरेंट जो इस ड्यूरेशन के अंदर सेशनल 1 के बाद से सेशनल 2 के दरमियान तक हमने चीज़ें देखी हैं वो उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात आती है यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम की। अब यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम जो है ना, इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो लाइक पिल से रिप्रेजेंट होती हैं, डिसीजंस जो हैं वो डायमंड से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो कंकरेंसी है मतलब एक वक्त में मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं तो वो इस तरह से ये जो सॉलिड बार्स नज़र आ रही हैं उनसे होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा। इसी तरह से स्टार्ट और एंड के सिंबल भी आपको नज़र आ ही रहे हैं, होपफुली पता ही होंगे। अब इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो कंट्रोल फ्लो है कि लूप्स वगैरह किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किताब की ही एक डायग्राम है। उसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड इफ एल्स वगैरह दिखाया हुआ है। आप इसको ये जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं उसको फ़िलहाल इग्नोर करो। आप बस ना देखो कि जब स्टार्ट में ये एक डायमंड पे आता है तो नीचे कोई ऑप्शन निकल रही है, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो गई तो आपने इस तरह से नीचे आना है। इग्नोर करो कि क्या कंडीशन है। अब इधर ना वो एक राइट साइड पे जा रहा है अगर प्राइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और अगर ऑर्डर अभी भी एक्टिव है ना तो वो इस तरह से लूप करी जा रहा है। और ये लूप कब ब्रेक होगा, या तो ऊपर वाले डायमंड में जो टाइम आउट का केस आ जाएगा, या फिर जो बॉटम लेफ्ट वाला यहाँ पर जो डायमंड है इसके अंदर प्राइस अवेलेबल का आ जाएगा, ठीक है। तो लूप्स वगैरह इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़, इसमें कोई गलती के चांसेस नहीं बनता है। अब इसी तरह यूएमएल स्विम लेन एक्टिविटी डायग्राम है। तो इसके अंदर एक्टिविटी डायग्राम होती है और स्विम लेन्स होती हैं। कैसी बात है। बस यही है कि जो डिफरेंट एक्टर्स हैं उनके बीच में भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं इस तरह से, लाइक बीच में लाइनें लगा के कि यार ये हिस्सा कस्टमर वाले कस्टमर की एक्टिविटीज़ का है, ये वाला उन एक्टिविटीज़ का जो एटीएम मशीन करेगी, ये वाली है जो बैंक करेगा। लाइक इतनी सी बात है। और इसके अंदर हम बहुत हाई लेवल बातें कर रहे होते हैं, हम कोई कोड की डिटेल्स की बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पे आप कोई ख़ास लाइक डीबी वगैरह की बातें नहीं कर रहे होगे। तो लाइक आपने बस ऊपर ऊपर से बात करनी है एब्स्ट्रैक्ट से। तो एक नोट था यहाँ पे कि जैसे हमारे क्विज़ था, उसके अंदर क्विज़ में कहा हुआ था कि आपने एक एक्टिविटी डायग्राम बनानी है, और बाद मैम ने हमें स्पेसिफिकली मना किया था कि अगर आपको एक्टिविटी डायग्राम कहा हुआ है ना तो आप स्विम लेन एक्टिविटी डायग्राम नहीं बनाओगे, खाली एक्टिविटी डायग्राम बनाओगे। तो आपको अगर एक्टिविटी डायग्राम बनाना, ये नहीं है कि आपने स्विम लेन बना दो। अगर स्विम लेन का सिर्फ तब स्विम लेन बनानी है, वरना आपने लाइक नॉर्मली बना देनी है। अच्छा, उसके अलावा यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर कुछ बातें थी। अगर आप किताब को फॉलो करो तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। किताब के अंदर इस तरह से ना एक्टिवेशन कांस्टेंट रखी हुई है, कोई ये नहीं है कि मेथड्स के साथ जिस तरह से हमें क्लास में बताया था। तो काफ़ी लोग इस पर कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये जो है ना लाइक हमारी किताब जो है वो लाइक काफ़ी पुरानी किताब है और ये पुरानी यूएमएल है।
जो मॉडर्न यूएमएल है उसके अंदर लाजमी होता है कि आपकी जो एक्टिवेशन है वो किसी मेथड के साथ कोरिलेट कर रही हो। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये यूज़र जो है लॉगिन का मेथड कॉल कर रहा है हैबिट ट्रैकर ऐप यूआई का, जिसके लिए वो एक्टिवेशन हो रही है। अब उसी इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे एक नेस्टेड एक्टिवेशन है। जब भी सेल्फ लूप लगा हो ना तो कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डिस्प्ले लॉगिन का इसने खुद अपना ही फंक्शन कॉल किया है। तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये नेस्टेड एक्टिवेशन होती है। इतना ये मेरा ख्याल है कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे कि आप इतनी डिटेल में भी जाओ, लेकिन ये एक्चुअल UML 2.0 नोटेशन है वैलिड, ये करेक्ट UML है इसके लिए। इसी तरह से अगर आपने लूप्स रिप्रेजेंट करने हैं तो आप ये एक डब्बा बनाते हो, साथ यहाँ पे ऊपर लिख देते हो लूप और कंडीशन लिख दी। अगर आपने कोई अर्ली ब्रेक की कंडीशन डालनी है, जैसे यहाँ पे इसने बार बार चेक कर रहा है लूप के अंदर कि क्या डेटा बेस के अंदर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से हम करते जाएंगे जब तक वैलिड नहीं होता। और हम सिर्फ और सिर्फ इस लूप अच्छा देखो ना, लाइक अगर मैं इसको बस लिनियरली पढ़ूँ, अभी मैं ब्रेक वगैरह सारा कुछ इग्नोर कर रहा हूँ, लूप में क्या हो रहा है, चेक डेटाबेस में चेक करते हैं यूज़र आईडी है, अगर एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, उसके बाद आप क्रेडेंशियल्स वैलिडेट करो, वैलिड या नॉट वैलिड रिटर्न होएगा। अगर वैलिड हो गया ना तो ये लूप टूट जाएगा, अगर वैलिड नहीं है तो एरर डिस्प्ले करेगा और फिर से प्रॉम्प्ट करेगा कि लॉगिन करो, और वो फिर से कोई क्रेडेंशियल्स डालेगा, यूज़र नेम पासवर्ड, और वो फिर से ये पूरी प्रोसेस रिपीट करेगा। इस लूप के अंदर एक अर्ली ब्रेक उन्होंने उस केस में डाला हुआ है कि अगर यूज़र आईडी ही गलत डाल देता, अगर वो यूज़र आईडी ही गलत डाल देता ना तो आप इसके ऊपर अर्ली ब्रेक डाल के वैसे तो यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए था, इतना भी नहीं है, लेकिन अर्ली ब्रेक की नोटेशन ये होती है, मकसद ये था दिखाना। ये डायग्राम इतनी भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन बस नोटेशन यहाँ पे लैंग्वेज का ज़्यादा हमें इसका नहीं है कि सेंटेंस क्या लिखे हुए हैं। आपको बस ये नोटेशन आनी चाहिए क्योंकि एंड पे जाके आपने इसमें ट्रांसलेट करना है। अगर आपने अर्ली ब्रेक, वैसे तो आप ना ही डालो, इतनी डिटेल में ना पढ़ो, हमारी क्लास में नहीं गए थे मेरा ख्याल है। तो आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा, फिर से मैं वही कहूँगा। तो मिनिमल रखने की कोशिश करो, अर्ली ब्रेक ना डालो कि ओ भाई थोड़ा सा बबल सॉर्ट के अंदर एफिशिएंसी आ जाएगी अगर मैं इस स्वैप्ड का केस हैंडल कर लूँ, तो लाइक वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना। ये बस लाइक एक ब्रॉड ओवरव्यू टाइप होता है, इतने भी हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में नहीं आ रहे होते। अब इसी तरह से एक चीज़ है ऑप्शन के लिए, ये बस इफ़ की तरह काम करता है। इफ़ दिस तो ये वाला हिस्सा चलेगा, वरना नहीं चलेगा, जबकि ब्रेक के अंदर वाला हिस्सा हमेशा चलता है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर वो ब्रेक करता है। तो ऑप्ट और ब्रेक के अंदर ही थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ये ऑप्ट के अंदर कंडीशनली चलता है और ब्रेक के अंदर चलता हमेशा है अंदर वाला हिस्सा, लेकिन अगर कंडीशन इसके चलने के बाद ट्रू हो जाए ना तो लूप ब्रेक करता था। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा ऑल्ट है, ठीक है। ऑल्ट होता है इफ़ एल्स के लिए, तो ऑप्ट था खाली एक कंडीशन वाला इफ़, और इसके अंदर एल्स भी आ जाता है, बस इतना सा फ़र्क है। तो ये है बस ऑल्ट और ऑप्ट। तो यही सारे आपके ऑपरेशंस हैं सीक्वेंस डायग्राम में, तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। फिर आ जाती है स्टेट डायग्राम। अब वैसे तो ये सारे लाइक पिल शेप्ड होने चाहिए, जिस तरह से हम एक्टिविटीज़ में देख रहे थे यहाँ पे, इस तरह का होना चाहिए रफली शेप में। ये थोड़ा सा इन्होंने डब्बा सा बनाया हुआ है, लेकिन तकरीबन सही UML है ये एक नेस्टेड स्टेट डायग्राम है जिसके अंदर कुछ अनलेबल्ड एरोज़ वगैरह हैं और कुछ लेबल्ड हैं। तो अभी इनके ऊपर आते हैं कि जो स्टेट ट्रांजिशंस हो रही है क्या क्या हो रही हैं। तो स्टेट ट्रांजिशंस की जो मेजर होती हैं वजह वो कोई इवेंट होती है। इवेंट 3 किस्म के हो सकते हैं। इवेंट हो सकता है चेंज इवेंट, अगर कोई चीज़ कोई वैल्यू चेंज हो गई है बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वगैरह, आपने कोई कंडीशन जो कॉन्स्टेंटली टेस्ट हो रही है, जैसे ही वो लाइक ब्रेक होती है, जैसे ही वो ट्रू होती है, आप स्टेट ट्रांजिशन कर जाते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे स्टूडेंट ड्रॉप्ड के अंदर स्टूडेंट ड्रॉप तो एक इवेंट, ये वैसे कॉम्पाउंड इवेंट किया हुआ इन्होंने। खैर, सेमिनार साइज इक्वल 0 वाली कंडीशन ट्रू होती है ना, प्रिटेंड करो यहाँ पे वैन लिखा हुआ है फ़िलहाल, वैसे मैं इससे अच्छा यहीं पे दिखा दूँ कहीं और, खैर ये देख लो फ़िलहाल। प्रिटेंड करो यहाँ पे स्टूडेंट ड्रॉप की जगह वैन लिखा हुआ है। वैन सेमिनार साइज इक्वल 0, उस केस के अंदर आपने ट्रांजिशन करनी है फ्रॉम दिस स्टेट टू टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा सिग्नल इवेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लासेस एंड आ रहा है कि ये एक इवेंट अकर हुआ है जो एक पल्स ही आई है, ठीक है। तो पल्स इवेंट, सिग्नल इवेंट, जो मर्जी कहना कह लो, तो इस तरह के भी होते हैं।
उसके अलावा कोई टाइम इवेंट भी हो सकता है, डेट टाइम वगैरह के लिहाज से, या फिर कोई सेट टाइमर आपने किया हो कि एंट्री के ऊपर आप टाइमर ऑन कर रहे हो, जैसे ही टाइम आउट होता है आप साथ ही कर दो, तो वो भी टाइम बेस्ड इवेंट्स भी हो सकता है। तो ये 3 मेजर किस्में हैं। लेकिन अगर कभी आपको नज़र आ जाए अनलेबल्ड एरो, तो उसका मतलब है कि ये कंप्लीशन ट्रांजिशन है। तो ये बेसिकली तब होता है जब आपकी स्टेट डायग्राम ना चाहती हो सीक्रेटली कि काश में एक्टिविटी डायग्राम होती। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनरोलमेंट के अंदर प्रपोज्ड वाली प्रोसेस ख़त्म होएगी तो स्केड्यूल्ड में जाएगा। तो ये इसको अवॉइड करने की कोशिश करना, कभी भी अपनी बनाई हुई डायग्राम में ये ना करना। ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बनी आ जाए तो पढ़ना कैसे है। तो अगर बनी आ जाए ना तो फिर अनलेबल्ड एरोस का मतलब होता है कि जब इस स्टेट के साथ एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी पूरी होएगी तो आपने ट्रांजिशन करना। लेकिन ये एक ओवरऑल बुरी एग्जांपल थी, ठीक है। तो हम इससे आगे चलते हैं कि हमने किस तरह से बनाना है। ये तो है ना कि बस पढ़ने के लिए नोटेशन में बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ रहा था, हमने किस तरह से बनाना है। तो हमने तो बस इस तरह से बना देना है कि एक पिल है, उसके ऊपर कुछ एरोज़ हैं दूसरी पिल की तरफ, और ऊपर कोई एसोसिएटेड कंडीशन है। अब कंडीशंस के साथ साथ ना हम कोई एसोसिएटेड एक्शन भी रख सकते हैं कि अगर ये एरो यूज़ हो रहे हैं तो ये काम भी करके जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइडल से मेन्यू विजिबल की स्टेट में आ रहा है और मेन्यू विजिबल की स्टेट से आइडल में आ रहा है। तो आपके जैसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के अंदर पॉपअप्स होते हैं। मैं जैसे यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये इसके लिए अगर मैं इसको मॉडल कर रहा हूँ जो मैंने इस वक्त एक्शन कमिट की है कि राइट क्लिक, राइट बटन डाउन, राइट बटन अप, राइट। ओ भाई ये क्या हो गया, खैर। अच्छा, जैसे मैं राइट बटन दबाता हूँ, ठीक है, तो वो एक पॉपअप मेन्यू शो कर देता है, और वो डिस्प्ले का जो एक्शन है जो मेरी स्क्रीन पे रेंडरिंग हो रही है वो इसने स्लैश के बाद लिखी है, और इसको कहते हैं एक्टिविटी। ये राइट बटन डाउन के सिग्नल इवेंट के साथ एसोसिएटेड एक्टिविटी है जो होती है इस स्टेट ट्रांजिशन के ऊपर। तो जब भी आप आइडल से मेन्यू विजिबल पर जा रहे हो इस कॉज की वजह से, तो आपने ये एक्शन करके जाना जो स्लैश के बाद है। इसी तरह से राइट बटन अप के केस के अंदर उन्होंने वो जो ड्रॉ किया था उसको इरेज भी किया हुआ है। तो ये इस तरह से हो गया। अब मेन्यू विजिबल के अंदर हमारे पास एक सेल्फ ट्रांजिशन भी नज़र आ रही है। सेल्फ ट्रांजिशन यूँ जा रही है कि अगर कर्सर मूव होता है ना मेन्यू विजिबल वाले केस के अंदर, तो उस हाईलाइट उस मेन्यू आइटम के ऊपर उस मेन्यू आइटम को हाईलाइट कर दो जिसके ऊपर कर्सर एंटर हुआ है, ठीक है। तो वो यही है कि ये जो इस वक्त हो रहा है, ये जो ग्रे हाईलाइटिंग हो रही है, तो इसको मॉडल किया हुआ है यहाँ पर। अब ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ अंदर भी हो सकती है कभी कभी स्टेट्स के अंदर। जैसे यहाँ पे एक चीज़ होती है डू एक्टिविटी। ये तो हम यहाँ पे मेन्यू विजिबल के अंदर ये था ना कि अगर कंडीशन है कर्सर मूव तो आपने ये करना है। अगर आप कंडीशनलेसली करना चाहते हो कि बस इस स्टेट पे हो तो हमेशा बस यही करते रहो, ठीक है, तो उसके लिए आप डू एक्टिविटीज़ यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैंने एक डू एक्टिविटी रखी हुई है एक स्टेट के ऊपर, जिसके अंदर बस कॉन्स्टेंटली ये एक्शन होता जाएगा जब तक आप इस स्टेट पर। डू एक्टिविटीज़ के अलावा अंदर और भी किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एंट्री एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एग्जिट एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। एंट्री का मतलब ये है कि जैसे ही स्टेट पे आपने ये एक्शन करना है, और एग्जिट का ये है कि जब स्टेट से निकल रहे हो आपने ये एक्शन करना है। अब एंट्री और एग्जिट के अलावा ना और भी एक्टिविटीज़ अंदर हम रख सकते हैं। तो अगर आपके पास सेल्फ ट्रांजिशन थी, हम उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे मेन्यू विजिबल के अंदर लिखा हुआ है कर्सर मूव स्लैश हाईलाइट मेन्यू आइटम। अगर मैं चाहूँ ना मैं इसी को ना इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मतलब मैं जैसे क्लोज के अंदर हुआ है कि अगर राइट बटन अगर वो माउस मूव स्लैश उसके एसोसिएटेड एक्शन। लेकिन इन दोनों के अंदर ना एक बहुत बारीक सा फ़र्क है जो आपसे इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन वो यही है कि जब आप बाहर को एरो बनाते हो ना तो आप उसके एंट्री और एग्जिट वाली चीज़ें भी ट्रिगर करते हो। मतलब अगर मेरे पास कुछ यूँ है, ठीक है, इस तरह से मेरे पास जा रहा है, और ये कोई कंडीशन है, ये कोई इवेंट था जिसके ऊपर मैंने कोई एक्शन करना था, ठीक है। अगर ये इवेंट होता है ये एक्शन कमिट करो, मेरा माउस वक्त है, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे सही रहेगा, हाँ, इसके एसोसिएटेड ये एक्शन करना यू। तो इसके अंदर अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता ना एंट्री के ऊपर फ्लैश रेड, कोई और एक्शन होता, ठीक है, तो जब भी ये इवेंट ट्रिगर होता और ये एक्शन होता फिर से इसके अंदर ये भी ट्रिगर होता और ये इस तरह से लूप में चलता जाता। ये बस बहुत बारीक सा फ़र्क है, इतना ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी समझ ही भूल जाओ।
इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे ज़्यादा बस एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको पता हो कि यार डू होता है कुछ, ठीक है, एंट्री होती है कुछ, एग्जिट होता है कुछ, और बस स्लैश करके हम एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा बारीकी हैं, हमें जो रीडिंग एक्टिविटी दी हुई थी उसके अंदर ही आ रहा था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। उसके अलावा एक चीज़ किताब में मेंशन की गई है, वन शॉट स्टेट डायग्राम्स। अभी इतना भी कोई फॉर्मली वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली वन शॉट स्टेट डायग्राम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की स्टेट को मैप कर रही होती है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे अगर पहले देख लो, राइट साइड पे भी मैं डर गया हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो चेस की गेम के लिए एक गेम की जो लाइफ टाइम के अंदर जो इवेंट्स आ सकते हैं उसको, उसके लिए स्टेट मैप किया पूरा। तो उसके अंदर कोई गेम का लॉजिकल स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट में उन्होंने रखा हुआ है कि वाइट की टर्न होगी हमेशा, वैसे जो भी चेस खेलते उसको पता ही होगा हमेशा पहले वाइट की बारी होती है। तो उसके बाद जब भी वो बारी करता है तो दूसरे की स्टेट पे आ जाता है वगैरह, इस तरह से लूप चलता जाएगा जब तक या तो स्टेलमेट नहीं होता या तो चेकमेट नहीं होता। सही है, और इन दोनों केसेस के अंदर हम टर्मिनेट कर देंगे चेस की गेम को। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टर्मिनेशन रखो, आप मल्टीपल टर्मिनेशन रख सकते हो, उनको लॉजिकल मीनिंग्स भी दे सकते हो। उसके अलावा जब आप एक वन शॉट स्टेट डायग्राम बना रहे होते हो इस तरह से डब्बे के अंदर डाल के, एक कंटेंट सी चीज़ होती है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो आप उसके लिए इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे नीचे किया हुआ है बॉटम लेफ्ट पे, कि ये फिल्ड सर्कल की जगह एक हॉलो सर्कल से स्टार्ट कर दो, और वो एक जैसे हैडमेड प्रोडक्ट का सिंबल होता है उसकी जगह आप क्रॉस का सिंबल यूज़ कर लो एग्जिट के लिए। तो ये दोनों वैलिड है, लेकिन आप देख सकते हो किस तरह से डिफरेंटली ड्रॉ करना है, कि स्टार्ट वो लाइक आउटलाइन के साथ ओवरलैप कर रहा है, उसके अंदर नहीं कर रहा। ये इतना नहीं मैटर करता। आप अगर ऊपर वाला भी खाली नोटेशन, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप खाली ऊपर वाली ही यूज़ करो, मैं बस इसलिए नीचे वाली बता रहा हूँ कि क्योंकि बनी हुई भी आ सकती है, ठीक है। अब ये बात हो गई, इसके अंदर कुछ खास था नहीं। अब राइट साइड पे अगर हम अपनी डायग्राम देखें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई करना हो ना, मेरे पास एक ऑप्शन आती है। उसकी वजह ये है कि अगर आप गौर करो ना, ये जो सारी स्टेट्स हैं ऑन हुक स्लैश डिस्कनेक्टेड लाइन के केस पे, सारी जो स्टेट्स हैं ना वो आइडल पे आ रही हैं। जब इस तरह का केस होता है ना कि एक ही कंडीशन की बेसिस के ऊपर आप एक मल्टीपल लार्ज ग्रुप ऑफ स्टेट्स से एक ही आउटकम पे पहुंच रहे हो, तो आप इसको नेस्ट कर सकते हो। राइट साइड पे अगर हम देखें तो जो चेंज हुआ है इन दोनों डायग्राम्स के अंदर वो ये हुआ है कि अब डर कम लग रहा है देख, ठीक है। ये है कि सारी वो जो स्टेट्स हैं जिनके अंदर से एरोज निकल रहे थे, हमने उसको कंटेन कर दिया एक सब डायग्राम के अंदर। वो ये एक एक्स्ट्रा छोटी सी स्टेट डायग्राम बन गई जो एक नेस्टेड स्टेट डायग्राम है। इसके अंदर कोई लॉजिकल चीज़ हो रही है, और अगर इसके अंदर किसी भी मौके पे ऑन हुक डिटेक्ट होता है तो आपने ये एक्शन करना है और फिर आपने आइडल स्टेट पे आ जाना, इस तरह से। तो नेस्टेड स्टेट डायग्राम्स कुछ इस तरह से होती हैं। अब आप बॉटम लेफ्ट पे देखो तो ये और ज़्यादा सिंप्लीफाइड, एक ज़्यादा सिंपल एग्जांपल अगर उस तरह से समझ नहीं आई, वो यही है कि अगर मेरी कार ट्रांसमिशन है उसके अंदर मैं न्यूट्रल में हूँ तो मैं रिवर्स में जा सकता हूँ, न्यूट्रल से मैं फिर फर्स्ट पे जा सकता हूँ। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इस मशीन के अंदर न्यूट्रल पे आना चाहूँ तो मैं बस एन पुश कर सकता हूँ, और वो चाहे मैं थर्ड पे हूँ, फर्स्ट पे, सेकंड पे, किस पे भी हूँ, वो न्यूट्रल पे ले आएगा, राइट। तो ये चीज़ एग्जैक्टली नॉर्मली भी बना सकते हैं हम, बस इसका मकसद ये होता है कि ये एरोज़ का क्लटर ख़त्म हो। नेस्टेड स्टेट डायग्राम सिर्फ और सिर्फ यही है कि ना आप ग्रुप ऑफ स्टेट्स जिनके अंदर एक शेयर्ड ट्रांजिशन नज़र आ रही हो, उस शेयर्ड ट्रांजिशन की बेसिस के ऊपर आप ग्रुप कर देते हो। तो यहाँ पे ऑन हुक स्लैश डिस्कनेक्टेड लाइन की बेसिस के ऊपर ग्रुप किया गया। अगर आपको ये समझ आ गया, आपको नेस्टेड स्टेट डायग्राम्स के अंदर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पता होना चाहिए। तो ये होगी सारी डायग्राम्स, ठीक है। अब अगली बात आती है सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की। अब सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कुछ क्लास के वो 23rd GC के अंदर बातें हो रही थी कि यार कोई टीचर कह रहा है कि ओ भाई टू प्रिंसिपल और समथिंग, लाइक क्या था, कुछ तरह से था कोई नाम के, लाइक टू डिज़ाइन प्रिंसिपल और समथिंग, वो आपको आना चाहिए, वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। मेरी क्लास में कभी ये बाय नेम मेंशन नहीं हुआ था, लेकिन वो जो बात कर रहे थे ना वो इसकी कह रहे थे कि लेस कपलिंग मोर कोहीजन, इसको कह रहे थे कि पता नहीं क्या समथिंग टू प्रिंसिपल और समथिंग, पता नहीं किस तरह का नाम दे रहा था। तो लेस कपलिंग और मोर कोहीजन जो है ना, ये दोनों आउटकम्स आएंगी जब आप सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स लगाओगे, ठीक है। तो आई गेस ये आप
कंसिडर कर सकते हो कि ये ओवर रूलिंग प्रिंसिपल्स हैं जो जिसकी बेसिस के ऊपर सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल, जिन चीज़ों को अचीव करने के लिए सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ख़त्म किए गए, मतलब बनाए गए हैं। तो कपलिंग यही है कि आपके कोड के दो मुख्तलिफ हिस्से आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए इस हद तक कि अगर आप एक चीज़ चेंज करो आपको बकाया भी सारा चेंज करना होगा, मतलब सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक्स में होना चाहिए। तो लेस कपलिंग वाली बात ये है। और कोहीजन ये है कि जो सारे मूविंग पीसेस हैं आपस में अच्छी तरह से काम एक साथ कर रहे हो, मतलब कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी हो रही है, वो कोई फील नहीं आ रही कि कोई जैंक सा कुछ हुआ। तो इस चीज़ को इतना लाइक सर पे ना चढ़ाना जो जिन लोगों की क्लास में ये बात हुई है, क्योंकि 23rd बैच जीसी में सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। खैर, सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर आपको पता ही है कि ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बाय द वे, अगर आपको ये याद नहीं है ना कि एस वाला कौन सा था, ओ वाला कौन सा था, एल वाला कौन सा था, आई वाला कौन सा था, डी वाला कौन सा था, तो आप थोड़े से कुक्ड हो। आपको पता होना चाहिए, ये आपकी लाइक फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि ये वाला ये था और इसका ये मतलब था। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं जिनके लिए जो उनको नहीं इतना क्लियरली पता। तो सबसे पहले सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, और वो बहुत सिंपल है। वो यही है कि एक क्लास का ना सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न टू चेंज होना चाहिए। मतलब अगर मैं कल को जाके कहता हूँ कि यार मैं अपनी डेटाबेस चेंज कर रहा हूँ, तो इस क्लास को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ ना डेटाबेस माइग्रेशन की वजह से, इस क्लास का और कोई सिनेरियो नहीं होना चाहिए जिसके अंदर मुझे उसको चेंज करना पड़ा। ये ना हो कि मैं यूआई चेंज करूँ, मुझे फिर इस वाली क्लास को चेंज करना जो डेटाबेस पे भी डिपेंड करती है। तो अगर इसकी मैं थोड़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट एग्जांपल दूँ हवा में बात करने की जगह, तो अगर मेरे पास एक बहुत लोडेड क्लास है रिपोर्ट की, जो मेरे प्रोग्राम के अंदर सारी रिपोर्ट जनरेशन, परसिस्टेंस इन डेटाबेस, एक्सपोर्ट, यूआई सारा कुछ हैंडल कर रही है, तो इस केस में मैं चाहूँगा कि मैं इस रिपोर्ट क्लास को डिवाइड कर लूँ मल्टीपल सब क्लासेस में। तो आप रिपोर्ट जनरेटर की एक क्लास बना लोगे जो सारे एम्प्लॉई डेटा वगैरह को एक्सेस करके उन किसी तरीके से जनरेट करेगी इन्फॉर्मेशन और पॉपुलेट करके आपको एक रिपोर्ट टाइप ऑब्जेक्ट देगी। इसी तरह से आपके कोई डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट भी होगी प्री सेव्ड रिपोर्ट्स को लोड वगैरह करने के लिए, या फिर करंट रैम में चीज़ को प्रोसेस करवाने के लिए। हो सकता है फिर आपको पीडीएफ और XLSX मतलब एक्सेल फाइल वगैरह भी चाहिए हो सकती है उस रिपोर्ट की। तो आपका कोई एक्सपोर्टर मॉड्यूल भी होगा, तो उसके लिए भी आप सारा कुछ अपनी रिपोर्ट की क्लास में 10,000 मेथड्स डालने की जगह उसको थोड़ा सा लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स में बांट सकते हो और इस तरह से सब क्लासेस में बांट सकते हो। और इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कल को मैंने यूआई चेंज करना है, मैं खाली रिपोर्ट यूआई चेंज करूँगा और बकाया सारा कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा होगा, क्योंकि अभी भी उनकी इनपुट आउटपुट सेम आ रही है। आप इस तरह से सेटअप करोगे कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है ना सारी, वो बहुत कंट्रोल्ड और मतलब वेल डिफाइंड तरीके से हो रही है कि कभी भी अगर चेंज भी करना पड़े ना कोड, वो बाद में मसला ना हो। तो ये बड़ा नीटली टाइन करता है हमारे दूसरे प्रिंसिपल के साथ, जो कि है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। वो यही कहता है कि अगर आपका कोड अगर आपने कुछ लिख दिया ना, तो अब इसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए आपको। आप इस तरह का कोड लिखो कि वो बाद में जाके कल को एक्सपैंड हो जाए, लेकिन कभी आपको बाद में जाके रीविजिट ना करना पड़े कि यार ये वाली चीज़ मैं कम्प्लीटली रीराइट कर दूँ। अगर ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं, करनी पड़ती हैं, लेकिन ये ना हो कि मुझे नई फीचर डालने के लिए चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं। अगर मुझे चेंज करना पड़ा ना, मुझे इसीलिए करना चाहिए क्योंकि अगली ऑप्शन के बेनिफिट ज़्यादा हैं। शायद मैं कोई n स्क्वेयर्स की जगह n log n में एल्गोरिदम कर रहा हूँ। सिर्फ ये एक वैलिड वजह होनी चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने एक नई शेप ड्रॉ करनी है जिसके लिए मुझे अपना सारा कोड बदलना पड़ेगा ड्राइंग वाला। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल बेसिकली फिर यही कहता है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, रिपोर्ट एक्सपोर्टर की बात ही ले लेते हैं। जैसे हम कह रहे थे इसको हम मल्टीपल क्लास में बांटना। लेट्स से हमारे पास अब एक रिपोर्ट एक्सपोर्टर की क्लास आ गई है, तो इसके अंदर हो सकता है कि आप मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप .pdf भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, .xlsx भी कर सकते हो। अब हो सकता है कि आपका जो एक्सपोर्ट का फंक्शन है इसके अंदर, वो कोई इनपुट ले रहा हो फाइल फॉर्मेट के, और उसके अंदर आपने फिर कोई स्विच केस लगाया हो कि अगर PDF का है तो PDF एक्सपोर्ट वाला फंक्शन चला दो, अगर XLSX का है तो ये वाला कर दो। तो ये वाला जो है ना, ये इस तरह का कोड हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें अगली बार मैंने अगर कोई नई फाइल फॉर्मेट डालनी है कि मैं XLSX की जगह मैं docx भी साथ करना चाह रहा हूँ एक्सपोर्ट अलाउ, तो ये ना हो कि मुझे इसके अंदर रिपोर्ट एक्सपोर्टर के एक्सपोर्ट वाले फंक्शन के अंदर जाके एक्स्ट्रा वो एक
एलसेफ लगाना पड़े, बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्विच केस के अंदर एक्स्ट्रा केस डिफाइन करना पड़े, जिसकी वजह से मैं पुराना कोड जाके चेंज करूँ। सुनने में आपको लग रहा होगा यार इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल है। जब आप इसको ब्रॉडर लेवल पे ले जाओ ना, ज़्यादा एक किसी लाइक मिलियन लाइन कोड बेस में, तो आपको जाके पता चलेगा कि कितना फ़ायदा है। खैर, तो रिपोर्ट एक्सपोर्टर को ना एक क्लास नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्री क्लास नहीं होना चाहिए, उसको एक इंटरफेस क्लास होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि इंटरफेस क्या होता है, तो इंटरफेस जिस तरह से हम ऊप में बात करते हैं ना प्योर वर्चुअल फंक्शंस की क्लासेस की, तो अगर आपके पास कोई क्लास है शेप की जिस तरह से, तो अगर इसका कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह लेट्स से यूँ है, इस तरह से कुछ इस तरह से हुआ है, तो ये एक प्योर वर्चुअल क्लास बन गई है जो कभी भी इंस्टेंशिएट नहीं हो सकते। मैं कभी भी अपने मेन के अंदर शेप नहीं बना सकता, लेकिन मैं शेप पॉइंटर यूज़ करके इसके चिल्ड्रन के अंदर शेयर्ड मेथड्स अगर ड्रॉ वगैरह हैं मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो खैर, तो इंटरफेस ये होता है, और इंटरफेस को कोई इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास होती है। जैसे यहाँ पे सर्कल मैं बना सकता हूँ इस तरह से, अगर मैं C++ में लिख रहा हूँ तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। और ये इसके अंदर फिर लाजमी होएगा कि या तो सर्कल प्योर वर्चुअल हो, या फिर वो ओवरराइड कर रही हो ड्रॉ के फंक्शन को, और इस तरह से। ठीक है, आई थिंक वो इस तरह से लिखा जाता है। तो खैर, तो इस केस के अंदर जो अब वापस थोड़ा सा आ जाता है, मैं तो इंटरफेस बताना शुरू करता क्या होता है। हमारा मसला ये था कि आपके रिपोर्ट एक्सपोर्टर की जो क्लास थी ना, यू क्लास रिपोर्ट एक्सपोर्टर, इसके अंदर आपका कोई फंक्शन होएगा एक्सपोर्ट का, ठीक है, जो कोई फाइल रिटर्न कर रहा है लेट्स से, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है फॉर्मेट क्या है, और इसके अंदर आपने बेसिकली लगाया हुआ है स्विच केस, या फिर लाइक स्विच केस नहीं तो एल्सिफ स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा नेस्टेड, कि इफ़ फॉर्मेट इक्वल्स PDF एट्सेट्रा, आपने इस तरह से करके किया हुआ है। फिर आप उसके लिए कुछ और कॉल कर रहे हो, उसके लिए आपने elif लगा रहे हो यहाँ पे कि फॉर्मेट इक्वल्स XLSX एट्सेट्रा। तो कल को अगर मुझे आगे नया डालना पड़ेगा, मुझे एक और एल्सिफ डालना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह का कोड बुरा होता है। अब इस स्पेसिफिक एग्जांपल में इतना भी हार्म नहीं हो रहा, लेकिन जब आपका कोड ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा हो किसी नई फीचर को ऐड करने के लिए, तो मसला हो सकता है। ये तो बहुत ट्रिवियल एग्जांपल थे, लेकिन फिर भी अगर कल को मैंने docx वगैरह करना हो ना, तो मैं ये ना करना पड़े, इसके लिए जो स्टैंडर्ड अप्रोच है जिसकी वजह से मैं इंटरफेस बताना शुरू हो गया था, वो ये है कि आप इस तरह से कर लो कि आप इसको एक इंटरफेस बना दो, ठीक है। अब ये एक प्योर वर्चुअल क्लास बन गई है, और इसके अंदर एक रिपोर्ट PDF एक्सपोर्टर बना लो जो इम्प्लीमेंट कर रहा हो इसको, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर आप फिर एक्सपोर्ट का फंक्शन आप खुद डिफाइन कर लो। तो अब किसी ने भी करना होगा ना, तो वो इस इंटरफेस के थ्रू ईजिली कॉल कर सकेगा, और कोई भी दूसरा कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपने बस एक इसी तरह से एक नई क्लास बना लेनी होगी कि ये PDF का हो गया, ये XLSX का हो गया, ये docx का हो गया, ठीक है। खैर, ये था ओपन क्लोज प्रिंसिपल, और इसका फ़ायदा ज़्यादा बड़ी कोड बेसिस में ही होगा। अभी तक हम जितना भी कोड लिखते हैं, अभी ज़्यादातर मैक्सिमम हमारी कोई लाइक 20,000 लाइनें पहुंच जाती हैं, जबकि एक एवरेज मीडियम साइज़ एप्लीकेशन भी ना मिलियंस ऑफ लाइंस पे चढ़ सकती है। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं। खैर, और वैसे एक और बात है छोटी सी यहाँ पर इसी एग्जांपल के अंदर, कि ये ना किसी हद तक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी वायलेट कर रहा है। तो जो हम बातें अभी करने वाले हैं ना, इनके बीच में ओवरलैप बहुत ज़्यादा है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को जब हम मेंटेन कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली जो हमारे एक्शंस होते हैं ना, वो
दोनों के लिए एक ही होता है और वो एंड पे एक ही आउटकम ला रहे होते हैं। अगर मैं ओपन क्लोज की वायलेशन समझ के किसी चीज़ को ठीक कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी अब अपहोल्ड हो रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो ये आपस में बड़े अच्छी तरह से एक साथ काम करते हैं कि यूजुअली एक की वायलेशन का मतलब होता है दूसरा भी कोई वायलेट हो रहा होगा, और आप फिर किसी भी साइड से पकड़ लो और उसको सही कर लो तो दोनों ही सही हो जाता है अक्सर। खैर, अच्छा, अगला जो है लिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम प्रिंसिपल आपको पता ही होगा, हर टीचर ने इसकी एग्जांपल दी है। यही एक याद रहता है कि बर्ड है, उसके अंदर फ्लाई का फंक्शन होगा, लेकिन सारे बर्ड ज़रूरी नहीं फ्लाइट वाले हों, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, जैसे पेंगुइन हो गया या ऑस्ट्रिच हो गया। तो उसके लिए फ्लाई का बिहेवियर अनडिफाइंड किस्म का हो जाएगा, उसके एक्सपेक्टेशंस को वायलेट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई बंदा बर्ड का इंटरफेस यूज़ करके फ़्लाई कॉल कर रहा है, वो फ्लाई एक्सपेक्ट कर रहा होगा, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि बस वो ज़मीन पे खड़ा हुआ है। तो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम यही कहती है कि फिर जो भी सब क्लास है ना, उसने सारे के सारे मेथड्स जो हैं पेरेंट के, उनको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना जिस तरह से एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा। ये नहीं होना चाहिए कि वो बस एरर थ्रो कर दे, क्योंकि फिर लाइक आप एट दैट पॉइंट आप उसको अपने इंटरफेस का हिस्सा ही ना रखो। आप मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बना दो, एक फ्लाइटलेस बर्ड की, एक फ्लाइटेड बर्ड की, और उसके बाद आप नीचे से लाइक, आपको पता ही है, या आपको ये तो पता ही होगा, ये सबको ही पता। खैर, अच्छा, उसके बाद है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। वो यही है कि कभी भी ना आप किसी ऑब्जेक्ट को एक ऐसे इंटरफेस पे रिलाई ना करवाओ जिसके एक्स्ट्रा मेथड्स बहुत ज़्यादा हों। मतलब जो मेथड्स उसको चाहिए ना, उसको खाली उन्हीं के ऊपर रिलाई करना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे कोई मेथड होगा, यहाँ पे कोई मेथड होगा, हो सकता है कि मैं इस एब्स्ट्रैक्शन को, ये जो भी इंटरफेस है, मेरे लिए एज एन आउटसाइडर खाली काम की चीज़ ये है, तो इस क्लाइंट को इस पूरे इंटरफेस पे नहीं रिलाई करना चाहिए। इसको एक छोटे से मिनिमल से इंटरफेस पे काम को देना चाहिए, इसको प्रोवाइड करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उसके मतलब की चीज़ बताए, उसके अंदर खाली इतनी सी इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ताकि वो बकाया इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन पे ना डिपेंड करे। ये बस इसका बेसिक आइडिया है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास एक इंटरफेस है मल्टीपल लॉगर्स की किस्म का, ठीक है, जो बस लॉग करते हैं चीज़ों को। एक हो सकता है कि आप कंसोल में लॉग कर रहे हो, एक हो सकता है आप किसी फाइल में लॉग कर रहे हो, तो लेकिन इन दोनों के अंदर फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत सेम होगी कि ये डीबग के लिए डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे, एरर के लिए डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे। जो डीबग स्टेटमेंट्स होगी, जो मैं console.log कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर, वो और जो एरर्स आ रहे होंगे उनको डिफरेंटली डिस्प्ले कर रहा होगा या डिफरेंट फाइल्स में रख रहा होगा अगर फाइल लॉगर है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक इंटरफेस बना दिया इनकी ये शेयर्ड क्वालिटी की बेसिस के ऊपर। एक कंसोल लॉगर हो गया, एक फाइल लॉगर हो गया, लेकिन मेरी एक एरर रिपोर्टर क्लास है जिसको चाहिए सिर्फ कंसोल लॉगर। तो अब वो कंसोल लॉगर को एक्सेस करने के लिए आई लॉगर के इंटरफेस जो है उसके थ्रू आएगी, लेकिन अब इसके अंदर ना एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी आ गई है जो उसको नहीं चाहिए। ये एरर रिपोर्टर है, इसको डीबग किस तरह से रिप्रेजेंट होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में ना इसके पास एक मिनिमल सा इंटरफेस होना चाहिए था, अडेप्टर सा, जो इन दोनों के कम्युनिकेशन को ईजी बनाए। ठीक है, अभी ये जो मैं सारी बातें करूँगा नहीं भी समझाने, टेंशन ना लो, क्योंकि आगे जाके इसकी ज़्यादा कॉन्क्रीट एग्जांपल्स विजुअली करके करूँगा। अभी तो मैं लाइक टेक्स्ट की बेसिस पे बता रहा हूँ। खैर, फिर अगली बात आ जाती है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल की जो बड़ी स्टेटमेंट उसके दो हिस्से हैं। वो ये है कि हाई लेवल क्लासेस शुड डिपेंड ऑन लो लेवल क्लासेस, ठीक है, एंड लो लेवल क्लासेस शुड नॉट डिपेंड ऑन हाई लेवल क्लासेस। सबसे पहला हिस्सा ये है। ठीक है, अब हाई लेवल लो लेवल क्या होता है? हाई लेवल ये होगा कि अगर आपका कोई एक बहुत बड़ा यूज़ केस है, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है कि हैंडल लाइक मे बी लाइक हैंडल या मैनेज एम्प्लॉयज़ का यूज़ केस है। ठीक है, उसके अंदर सारी एम्प्लॉयज़ की यूज़ के लाइक चीज़ें हैंडल हो रही हैं। उसके अंदर अब इसी एक सर्विस के अंदर आपकी पूरी यूआई भी आ जाएगी, आपकी डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट भी डेटा एक्सेस लेयर भी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा। तो ये एक बड़ा हाई लेवल लाइक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन की बात आ गई है ना। तो इसको रिलाई सिर्फ करना चाहिए लो लेवल चीज़ों पे, जैसे कि एम्प्लॉई डेटा एक्सेस लेयर।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉई डेटा एक्सेस लेयर वो ब्रॉडर चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। बस इतनी सी बात। पहला पॉइंट रिलेटिवली सिंपल है, बस बोला एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हुआ है, ठीक है। जो दूसरा हिस्सा है ना वो एक्चुअली हमारे लिए एक्शनेबल है। जो हम जब भी सवाल आएगा ना कि इसके अंदर डिपेंडेंसी इन्वर्जन नहीं अपहोल्ड हो रही, इसके अंदर लाइक ज़बरदस्ती अपहोल्ड करवाओ चेंजेस करके, तो हम एक्चुअली ये दूसरे वाले हिस्से पे काम करेंगे। पहला वाला हिस्सा इतना भी रेलेवेंट नहीं है। दूसरा हिस्सा इसका ये कहता है कि जो दोनों है ना इनको एक एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करना चाहिए। अब वो एब्स्ट्रैक्शन मतलब एक इंटरफेस होगा, और ये एब्स्ट्रैक्शन जो है ना ये किसी भी डिटेल पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि डिटेल्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये बहुत कॉन्वोल्यूटेड तरीका है एक बहुत सिंपल बात करने का, और वो ये है कि जब भी आपके पास कोई हाई लेवल क्लास किसी लो लेवल क्लास पे डिपेंड कर रही है ना, लाजमी है कि उनके बीच में एक इंटरफेस होना चाहिए, और लो लेवल क्लास ना उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होगी, यानी उससे इनहेरिट कर रही होगी। तो अब हम थोड़ी सी इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। हमारी जो मैम है ना उन्होंने एक मॉकअप मिड बना के भेजा हुआ है, जिसके अंदर कुछ सवाल हैं इस तरह के सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के हवाले से, स्टेट डायग्राम्स के हवाले से। तो उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन वैसे फुल डिस्क्लोजर एक और चीज़ भी यहाँ पे है, ये ना समझना कि ये कोई गेस्ट पेपर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ पे। इन्होंने कोई पेपर वगैरह सेटअप नहीं किया, तो ये कोई गेस्ट वगैरह नहीं है, ये बस प्रैक्टिस के लिए। तो ये नहीं है कि लाइक बूटी आ गई बटर। खैर, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डायाग्राम। द म्यूजिक ऐप नीड्स टू प्ले आइदर एप्पल और स्पॉटिफाई म्यूजिक ऑन डिमांड। एड रिक्वायर्ड क्लासेस एंड और इंटरफेसेस टू कंप्लीट द डायाग्राम। तो यहाँ पे हमारे सामने एक म्यूज़िक ऐप है जो कि एक हाई लेवल क्लास है, जो सारी चीज़ों को बेसिकली कंट्रोल करी होगी, बेसिकली लाइक मेन है हमारा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब ये एक चीज़ पे डिपेंड करिए जो है म्यूज़िक फैक्ट्री। अगर आपको फैक्ट्री का नहीं पता ना क्या होती है, तो फैक्ट्री एक डिज़ाइन पैटर्न है जो आपको ऑब्जेक्ट्स गेट करके लाइक क्रिएट करके दे देता। तो यहाँ पे गेट एप्पल म्यूज़िक ना एक एप्पल म्यूज़िक टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और गेट स्पॉटिफाई म्यूज़िक एक स्पॉटिफाई म्यूज़िक टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके म्यूज़िक ऐप को रिटर्न करेगा, जो फिर वो म्यूज़िक ऐप उसके साथ जो मर्ज़ी करना चाहती है कर ले। तो हमें पता है कि म्यूज़िक ऐप के अंदर ही म्यूज़िक होगा, चाहे वो एप्पल का हो या स्पॉटिफाई का हो, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, प्ले। तो मैं इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ आइडेंटिफाई करके यहाँ पे वो डाल सकता हूँ, एक इंटरफेस डाल सकता हूँ। और उसकी वजह ये है कि इवेंचुअली म्यूज़िक ऐप एप्पल म्यूज़िक के साथ बात कर रही होगी और स्पॉटिफाई म्यूज़िक के साथ भी बात कर रही होगी, लेकिन म्यूज़िक ऐप को इसकी डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यार कि एप्पल का है या स्पॉटिफाई का है। उसके लिए तो बस म्यूज़िक है ना, उसने तो बस प्ले करना, तो उसको एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो वो सिंप्लीफाइड इंटरफेस इस तरह से एक इंटरफेस क्लास आ जाती है हमारे पास म्यूज़िक की, जो इन दोनों जिससे ये दोनों इनहेरिट कर रही होंगे, ठीक है। और इसी तरह से वो बस एरोज जो कुछ मिसिंग थे उन्होंने डाल दिए, सिर्फ ये हुआ। तो अब हमारी म्यूज़िक ऐप जो है ना, एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट जो है वो खाली इंटरफेसेस पे डिपेंड कर रही है, और जो लो लेवल हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लो लेवल क्लासेस हैं जो डिटेल्स के साथ कंसर्न है, वो उन इंटरफेसेस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिमल सबसे डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा हुई है जो मैंने एक्नॉलेज नहीं की, इस म्यूज़िक फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा था पहले, ये बस एक इंटरफेस था। तो अभी इसका कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई क्लास होगी, ठीक है। तो ये बस वो क्लास है। खैर, अब ये बात हो गई। अगला सवाल, डज द फॉलोइंग क्लास डायग्राम वायोलेट डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल? इफ़ येस देन रिवाइज द डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं देख के साथ ही बता सकता हूँ डिपेंडेंसी इन्वर्जन वायलेट हो रही है, क्योंकि एक कॉन्क्रीट क्लास, एक हाई लेवल कॉन्क्रीट क्लास एक लो लेवल कॉन्क्रीट क्लास पे डिपेंड कर रही है विदाउट एनी इंटरमीडिएरी क्या नाम है इंटरफेस, ठीक है। तो सबसे सिंपल चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ है ना, इसके अंदर देखा जाए तो वेदर प्रोवाइडर करंट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और फ्यूचर वाली भी दे रहा है। अगर कल को वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट करने वाला न्यूरल नेटवर्क चेंज होता है, तो वेदर प्रोवाइडर की क्लास के अंदर क्यों चेंज कर रहे हैं? थोड़ा सा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वायलेट कर रहा है। इतना भी मैटर नहीं करता, ये थोड़ा सा बंदे के डिस्कशन के ऊपर होता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ SRP को, तो इसलिए हम इसको बांट ही देते हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही अगर 2 ही फंक्शन है तो करो, लाइक वो डिपेंड करता है। लेकिन इन्होंने यहाँ प्रॉब्ली किया ही होगा अलहदा, अच्छा नहीं किया खैर, तो लेकिन वो डिपेंडेंसी इन्वर्जन उन्होंने काम किया, तो दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल था आंसर, फ़र्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन की बहुत क्लियर वायलेशन थे। अच्छा, उसके अलावा लुक एट द फॉलोइंग क्लास डायग्राम, डज दिस डिज़ाइन रिस्पेक्ट लिस्कॉव्स सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अच्छा, अब हमारे पास ड्रोन की एक क्लास है और उससे इनहेरिट करते हुए एक फ्री मूविंग ड्रोन है और एक कांस्टेंट हाइट ड्रोन है, और इन दोनों के अंदर एक इसके अंदर एलिवेट का फंक्शन है जो कोई बिहेवियर डिफाइंड है कि ड्रोन ने ऊपर नीचे कितने डिस्टेंस यूनिट्स होना। लेकिन जो कांस्टेंट हाइट ड्रोन की क्लास है ना, उसके अंदर एलिवेट डिस्टेंस के केस के अंदर कुछ भी नहीं हम कर रहे, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन एक कांस्टेंट हाइट ड्रोन है, उसमें एलिवेट होना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को कह रहा है, ये बेसिकली लाइक फ्लाई नॉट फ्लाई वाला केस ही है अगर आप उसके ऊपर मैप करने की कोशिश करो। तो इसका बड़ा सिंपल हल है, जिस किस्म का ड्रोन एलिवेट कर सकते हैं उसका मेथड बना लो, इसके अंदर ये होना ही नहीं चाहिए कि ये इनहेरिट कर रहा हो। तो एलिवेट के फंक्शन को अगर हम मूव कर दें ना फ्री मूविंग ड्रोन के अंदर और यहाँ से सारे ख़त्म कर दें तो चिल सही ना, तो इन्होंने प्रॉब्ली यही किया होगा, ये टेक्स्ट में लिखा होगा प्रॉब्ली, लेकिन इसका सबसे बहुत क्लियर आंसर है यही है। डज द फॉलोइंग क्लास डायग्राम वायलेट DIP और SRP। तो मेरा ख्याल है अब तक आपको पता होगा कि एक कॉन्क्रीट क्लास दूसरी कॉन्क्रीट क्लास में कर रही है, और ये एक हाई लेवल चीज़ है, ये एक लो लेवल चीज़ है, ये एक एयरक्राफ्ट की तमाम रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करने वाली क्लास है, और नीचे उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ की डिटेल्स से ओरिएंटेड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई इंटरफेस होना चाहिए, तो इंटरफेस डाल दो। और उसके अलावा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी वायलेट हो रहा था, टेक ऑफ के क्लास के अंदर आप रीफ्यूल और क्लीन अप वगैरह की चीज़ें भी डाल रहे हो, तो ये तो ऑब्वियसली वायलेट हो रहा है। तो मेंटेनेंस का एक अलहदा बना दिया और टेक ऑफ का अलहदा बना दिया, इनमें से एक फंक्शन ही खा गए हैं वो एयरक्राफ्ट क्लीन अप का, लेकिन वो भी फिर आप अलहदा इंटरफेस बना सकते हो, या फिर आप रीफ्यूल की जगह मेंटेनेंस इंटरफेस कर सकते हो, उसके अंदर मेंटेनेंस के अंदर रीफ्यूल भी आ जाए वो भी आ जाए। खैर, क्वेश्चन नंबर 2, you have to design a candidate evaluation system with the following 5 modules. A module for MCQ questions, a module for programming problems, a core module that calculates the final score of the candidate after considering both. तो basically ये एक like orchestrated class है जो सारा कुछ manage कर रही है. A module that stores results in a database, a module that implements front end as web UI. Your design should conform to the solid principles. That means proper dependencies between modules. For example, core module must not depend upon any other module. The design should be open for extension. For example, ये तो वही like बस उनको बार-बार स्टेट करके बताया है, ठीक है? Clearly show boundaries for all 5 modules. तो करते हैं। अब अगर मैं मैम का सोल्यूशन दिखाऊँ ना, मैं वैसे अगर मैं इसको काफ़ी डिफरेंटली करता, जो मेरे दिमाग में सोल्यूशन आ रहा था ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इससे मैं सोच रहा था कि हर मॉड्यूल के लिए एक 3 tier आर्किटेक्चर वाला काम कर लो, कि हर किसी को डेटाबेस चाहिए होगी, हर किसी को UI चाहिए होगी, हर किसी को बिजनेस लेयर होगी उसकी अपनी, तो आप इस तरह से लाइक 3-3 क्लासेस में हर मॉड्यूल को बांट दो। लेकिन इन्होंने ज़्यादा सिंप्लीफाइड काम किया है, इन्होंने एक कोर बनाई है एप्लीकेशन की जिसके अंदर खाली इंटरफेसेस के साथ वो रिलेटेड है। यहाँ तक मैं उनसे एग्री करता हूँ, ठीक है। और इन्होंने ना एक सिंगल UI की मोनोलिथिक चीज़ बना दी। ये मेरे ख्याल बहुत सिंप्लीफाइड है, ये ना बस लाइक आपको समझाने के लिए कि यार इंटरफेसेस होते हैं, लेकिन एक्चुअली इस सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी बन सकती है। अब मैं ये कहूँगा डू एज लिटिल एज यू कैन, सारी रिक्वायरमेंट्स लेकिन फिर भी पूरी करो। तो टेक्निकली ये फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन यही बनता है। मेरे दिमाग में जो आ रहा था एज़ यूजुअल वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन था, तो इसके अंदर कोई ख़ास बात करने के लायक नहीं है। मैंने बता ही दिया कि मैं होता मैं क्या करता, तो इन्होंने इस तरह से किया। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग क्लास डायग्राम, ठीक है। ईच गिफ्ट पैक कंटेन्स अ स्टेशनरी आइटम, अ टॉय एंड मल्टीपल स्नैक्स। तो ये कार्डिनैलिटी से शो किया हुआ है कि ये गिफ्ट पैक है, इसके अंदर एसोसिएटेड होंगे एक स्टेशनरी आइटम, एक टॉय और मल्टीपल स्नैक्स, एस्टेरिस्क लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक सीक्वेंस डायग्राम शो करनी है जो टोटल प्राइस कैलकुलेट कर रही हो,
ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं ख़ास बात करने वाली नहीं, बस एक लूप लगा हुआ है। आपको पता है एक ही स्टेशनरी आइटम होगी, आपको पता है एक ही टॉय आइटम होगी, आपको पता है कि मल्टीपल स्नैक्स हैं, एंड पे जाके इन सबको सम करके आपने बस रिटर्न कर देना। इसको प्रॉब्ली पूरे टाइम एक्टिवेटेड होना चाहिए, इंटरफेस को पूरे टाइम एक्टिवेटेड होना चाहिए, गिफ्ट पैक को भी पूरे टाइम एक्टिवेटेड होना चाहिए, और लाइक प्रॉब्ली नेस्टेड होना चाहिए, लेकिन इतनी डिटेल मैटर नहीं करते। खैर, ड्रॉ UML एक्टिविटी डायग्राम डिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑफ द परचेस टिकट यूज केस। एक्टिविटी डायग्राम्स यार बोरिंग होती है, मेरा नहीं कुछ उसके ऊपर ख़ास बात करने का दिल कर रहा है, पहले ही काफ़ी बात हो गई है, जिसने देखना देख लो। स्टेट डायग्राम्स जो है मैं दिखाता हूँ, लाइक ये हो रहा है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, बस लाइक थोड़ी सी कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कंडीशनल फ्लो है। हाँ, ये चीज़ है जो मैंने पहले मेंशन नहीं की थी, आप कंडीशन के बिना भी ना इनको एज कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। ये मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की थी जो अब मेंशन हो गई है, और यहाँ पे उन्होंने कंडीशन इस तरह से की हुई है रिप्रेजेंट। मैं होता तो मैं एक एक्स्ट्रा डायमंड बना लेता दरमियान में यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन से नीचे, और उधर से मैं कराता, इतना नहीं मैटर करता, वही बड़ी बात। बट स्टिल, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम के अंदर कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें नोटेशन आ गई, बस ट्रांसलेशन करनी है। तो ये एक पूरा सिनेरियो है, इसके लिए नोट्स लिखो, साथ साथ फिर रफ बनाओ, और बाद में जाके नीट करके लिख दो, और ये आपका काम होगा। और SDA में सिर्फ इतना ही है।